हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम को दिन नहीं बचे हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हमारा आज लेक्चर नंबर 3 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। और इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो हम सेपरेट वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो लेक्चर नंबर 3 है, बेसिकली आज हम इसमें जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो बात करेंगे हम किसकी, लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल की, फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है। और साथ में कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं हमारे एसी-डीसी और मैग्नेटिक जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके बारे में कुछ जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो मेजर पोर्शन जो रहेगा वो हमारा फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो मेजर पोर्शन रहेगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट भी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल सत्य शिक्षा 9-10, आई होप आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, आई होप। और जो बच्चे नए हैं वो भी जाकर के इसको ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है आपको, वहां से भी आप जो है ले सकते हैं लिंक को। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का सबसे अच्छा आपको जो सबसे बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है वो है स्टडी नोट्स। स्टडी नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, साथ ही साथ जो भी आपकी नई वीडियो जो हम लेकर के आपके लिए ला रहे हैं वो सब उसके नोटिफिकेशन इस पर जाएंगे, है ना। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करो। चलते हैं आगे। तो माय नेम इज प्रतिभा सक्सेना, कुछ जो क्वालिफिकेशन मेरे बारे में। अब बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था भाई, जैसे ऑस्टर ने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मैक्सवेल आए थे, ऐसे ही फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया। इन्होंने लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू ये बताया कि अगर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक एमएफएल की जो डायरेक्शंस हैं वो दी गई हैं, करंट की डायरेक्शन आपको दी गई है, दोनों चीजें अगर पता है तो आप फोर्स या लगने वाले मोशन या लगने वाले फोर्स को बता सकते हो बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब कैसे कैसे बताएंगे वो चलो देखते हैं। इन्होंने बोला कि अगर आप अपने हैंड को, लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें कि आपकी इंडेक्स फिंगर इस 90 डिग्री एंगल पर आए थंब के, और ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो, मींस ये अपवर्ड हो, ये सीधा हो और ये थंब हमारा ऊपर जा रहा हो, तो हमारी इंडेक्स फिंगर, हमारी मिडिल फिंगर बताती है, इन्होंने बोला मिडिल फिंगर बताती है करंट को, इंडेक्स फिंगर बताती है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। इन्होंने बताया कि थंब जो है वो बताएगा मोशन या लगने वाले फोर्स को। फिर से सुनो, फ्लेमिंग ने कहा कि अगर हम लेफ्ट हैंड का यूज करें और यहां पर हमें पता करनी हो और हमें दे रखी हो दो चीजें, एक तो करंट की डायरेक्शन, ठीक है, जो मिडिल फिंगर बता रही है, एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि हमें इंडेक्स फिंगर बता रही है, तो हम थंब के थ्रू बता सकते हैं कि लगने वाला फोर्स क्या होगा या मोशन क्या होगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपने इस रूल में हमें ये चीज डिफाइन करके दी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम, आई किसके लिए यूज किया गया है, आई आपका दिखा रहा है यहाँ पर करंट को दिखा रहा है, बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, ठीक है, या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और एफ क्या हो गया, लगने वाला फोर्स। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इन्होंने और कुछ बातें क्या कही। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इन्होंने बोला कि अगर आपकी जो डायरेक्शन है, इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब ये इस तरीके से देखो तुम, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो इसी के लिए इन्होंने बोला कि अगर आपका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट की परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पर आपका जो फोर्स होगा, जो इस तरीके से जो आपका फोर्स होगा, वो भी इस पर और इस पर दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक तो पहली बात तो इन्होंने ये कही, ठीक है, फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ देम। द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट, तो फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें कैसे लिखना होगा अगर हमारे एग्जाम में आ जाए बच्चा। इफ द लेफ्ट हैंड इज स्ट्रेच्ड, अगर हम लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें इन अ वे, इस तरीके से, दैट द इंडेक्स फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द थंब आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो कैसे हो, एक दूसरे के म्यूचुअली कैसे हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो देन द इंडेक्स फिंगर and the middle finger of stretched left hand show the direction of magnetic field। ठीक है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर होगी और जो हमारी
मिडिल फिंगर होगी, वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को एज वेल एज रिस्पेक्टिवली डायरेक्शन ऑफ करंट को। वही लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिस्पेक्टिवली। एंड द थंब शोज, थंब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को या फोर्स को जो लग रहा है हमारे कंडक्टर पे। कंडक्टर मतलब जो भी वायर होगा या जो भी आपका लूप कॉइल वगैरह जो भी होगा सोलेनोइड, उसको बताएगा। ठीक है, किसको बताएगा, फोर्स को, लगने वाले फोर्स को या मोशन में जो मोशन हो रहा है कंडक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर मोशन का मतलब क्या है ये भी समझ लो। जो अब मोशन का मतलब ये है कि जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा होगा बच्चों, उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोशन भी हो रहा होगा। तो दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आई। कितनी बातें हमने पढ़ी यहाँ पर, देखो हमने पहली बात तो हमने पढ़ा फ्लेमिंग ने जो रूल दिया वो किसके लिए कब एप्लीकेबल है, जब हमें दो चीजें पता हो, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता हो किस डायरेक्शन में हो, हमें पता हो कि हमारा जो करंट है, करंट आई है वो पता हो। अगर हमें ये दो चीजें पता है तो वी कैन फाइंड आउट द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नॉट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, किधर होगी। ठीक है, दूसरी बात कि जो फ्लेमिंग का जो रूल था उसमें जो इंडेक्स फिंगर है वो बताती है एमएफएल को। ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक, जो हमारा करंट है वो बताता है, वो किसके थ्रू बताया जाता है, वो बताया जाता है हमारी मिडिल फिंगर के थ्रू। ओके, और हमारी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो थंब बताता है। तो ये भी याद कर लेना आप। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और जो हमारा फोर्स है, ये म्यूचुअली आपस में सारे ही परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल भी आता है और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल भी पूछा गया है। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम आपको बनाना होगा। तो अभी तो आप सिर्फ समझो, आपको नोट्स की चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको बस समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें दो फॉर्म्स में मिलती है। ये पोर्शन हमारा छूट गया था, इसको हम अभी कवर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी दो फॉर्म्स में मिलती है। एक होती है डायरेक्ट करंट, करंट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली, नॉट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ही हम पढ़ा चुके हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है क्या नहीं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दो फॉर्म में मिलता है, एक तो डीसी और एक एसी। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, सॉरी, इन्होंने बहुत ज्यादा इस पे वर्क किया था। इनकी अपनी एक कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, मतलब फिर कभी बात करेंगे उस पे। तो निकोला टेस्ला ने इस पे बहुत वर्क किया। जो एसी लेकर के आए थे वो वही लेकर के आए थे। और इनसे पहले एक साइंटिस्ट थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो डीसी करंट का उन्होंने इन्वेंशन किया था। बट डीसी करंट बहुत ज्यादा कैसी थी, हार्मफुल थी हमारे लिए। भाई डीसी करंट मतलब है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट आएगा दैट मीन कि वहां पर क्या है, कोई लिमिट है ही नहीं। डायरेक्ट करंट आ रहा है तो चीजें बर्बाद होने का भी फिर उतना ही खतरा भी है। ठीक है, तो एसी करंट जब आया, और डीसी महंगा भी बहुत हुआ करता था, ये कहानी कभी और डिस्कस करेंगे। तो डीसी जो है, डीसी करंट महंगा भी बहुत हुआ करता था उस टाइम पर, तो वो अफोर्ड कर पाना सबके बस की बात नहीं थी। तो एसी करंट जब आया बिकॉज ऑफ निकोला टेस्ला, तब जाकर के हम लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। तो अब बात करते हैं एसी और डीसी में अंतर क्या है, छोटा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आएगा, आ सकता है अगर तो आप लिख पाएंगे। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दीज आर डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी और एसी। टू मेथड होते हैं, या तो डीसी करंट के थ्रू करंट जो है फ्लो करेगा, या फिर डीसी या फिर एसी फॉर्म में करेगा फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें डीसी की, डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट इज अ मेथड इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो डायरेक्टली लाइक रिवर, ऑलवेज फ्लो इन अ सर्टेन डायरेक्शन, हमेशा एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करेगी। मतलब कि इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसी डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो एक निश्चित एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो एज कंपेयर टू द फ्लो ऑफ रिवर, जैसे रिवर का फ्लो होता है, जा रहा है बस अपनी मौज में, मनमौजी टाइप, तो उस तरीके से डीसी जो है फ्लो करती है। इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन फ्रॉम बैटरीज, सोलर सेल्स, लाइक जैसे कुछ बैटरीज, ये डबल टाइम हो गया, बैटरीज होती हैं कुछ, आपने देखी होंगी डीसी करंट, ज्यादातर बैटरीज जो होती है उसमें डीसी करंट ही मिलता है। ज्यादातर जो सोलर सेल्स होते हैं उसमें डीसी करंट ही मिलता है। तो डीसी करंट का अगर हम ग्राफ देखें बच्चा, तो ये हो गया ओरिजिन, और ये हो गई हमारी वोल्टेज, और ये हो गया टाइम। तो डीसी करंट एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कुछ यूं इस तरीके से मूव करता है, मतलब एक लीनियर पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है ग्राफ बनाता है।
द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ द वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट टाइप की वोल्टेज रहती है हमेशा, एक कांस्टेंट वे में ही वोल्टेज सप्लाई हो रही होती है। तो आप समझ सकते हो जब एक ही वैल्यू से सप्लाई होती रहेगी, अगर यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 250 मान लो सपोज, अब 250 वोल्टेज से ही हो ही जा रही है तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल भी है हमारे लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट को पहले पढ़ लेते हैं या पहले ग्राफ देखोगे? चलो पहले ग्राफ देखो। ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से होता है, ओरिजिन से आपका जो एक्स और वाई एक्सिस से जो वी और टी के बीच ग्राफ बनता है बेटा, वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये जो ग्राफ है बनता है और इस तरीके से वेव्स फॉर्म में बनता है। अल्टरनेट क्यों कहते हैं? एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अल्टरनेट इसीलिए कह रहे हैं, अल्टरनेट करंट, ठीक है, अल्टरनेट आ रहा है ना, इसलिए। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको भी। On the other hand, alternating current AC is a method in which the positive and negative sides are constantly switched. एक बार पॉजिटिव साइड स्विच होती है तो एक बार नेगेटिवली साइड जो है वो स्विच होती है। ये पीरियोडिकली होता है, 1 by 1 होता है, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेंजेस अकॉर्डिंगली, जो डायरेक्शन होती है फ्लो की वो भी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर दो बातें समझने वाली हैं कि इस करंट में, एसी करंट में जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, डायरेक्शन प्लस जो इसका ग्राफ तुम देख रहे हो, ये नेगेटिव साइड्स आर कॉन्स्टेंटली स्विच्ड पीरियोडिकली, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स स्विच होती हैं पॉजिटिवली। इससे फायदा ये मिलता है कि हमें डायरेक्ट करंट नहीं मिलता है और उस वजह से हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, फूकने से बच जाते हैं। तो हमें इस टाइप की जो एसी करंट है वो चाहिए होती है हमारे घरों में, जिससे सेफ रहे हमारा जो वायरिंग वगैरह है वो अच्छे से रेगुलेट कर पाए वोल्टेज को। तो ये हमारे होम में यही एसी करंट ही फ्लो करवाया जाता है, ठीक है। दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन फ्रॉम अ जनरेटर आउटलेट। ये जनरेटर या आउटलेट से फ्लो करवाया जाता है। बेसिकली जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो ऑब्टेन होता है जनरेटर से, ठीक है। जो जनरेटर्स में एसी टाइप की जो वोल्टेज होती है वो लगी रहती है। आगे पढ़ो। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस एट पावर प्लांट्स, ये पावर प्लांट के ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये पावर प्लांट में क्या करी जाती है? प्रोड्यूस करी जाती है, या कह सकते हैं कि बनाई जाती है या वहां पर होती है। सेंड टू होम्स, और होम्स में क्या की जाती है? भेजी जाती है, ट्रांसमिट करी जाती है एज ऑल्टरनेट करंट। यानी कि जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो हमारे शहरों वगैरह में लगे होते हैं पावर प्लांट्स, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और एसी फॉर्म में, एसी करंट के फॉर्म में हमारे घरों तक वो बिजली आती है। द डायग्राम बिलो शोज द फ्लो ऑफ डीसी एंड एसी इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा डायग्राम है ना, बिलो नहीं, यहाँ पर है, देखो, एसी और डीसी। एसी का ग्राफ ऐसा होता है और डीसी का ग्राफ ऐसा होता है। तो डीसी और एसी में कंपैरिजन तुम देख लो, इसमें वी वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहती है, जबकि इसमें द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज स्विच्ड पीरियोडिकली एंड द वोल्टेज इज आल्सो स्विच्ड। वोल्टेज भी स्विच होती रहती है, मतलब कि क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसमें फॉर्म्स में ट्रेवल करती है, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। तो इससे फायदा ये होता है कि वोल्टेज के रेगुलेशन में जो है हमें बहुत अच्छे से फायदा मिल जाता है। तो हमारे जो घरों में जो बिजली वाले जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वो फूकते नहीं हैं, ठीक है, और हम उनका अच्छा यूज कर पाते हैं। बच्चा आप बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बढ़िया सा है, कि आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ऐसे समझो, जो हम लोगों ने सोलेनॉइड पढ़ा था, सोलेनॉइड में क्या हुआ करता था कि कॉइल है, कॉइल में आपने देखा कि कोई भी एक कॉइलिंग कर दी और वायर जोड़ दिया। सोलेनॉइड में यही तो हुआ करता था। अब क्या है कि अगर आप कोई भी ऐसा डिवाइस क्रिएट करो, ऐसा अरेंजमेंट क्रिएट करो कि वायर अटैच कर दिया, स्विच है, सेल लगा दिया, बैटरी मतलब, और साथ में कॉइल कर दिया है एक किसी भी स्टील या सॉफ्ट आयरन बार को, सॉफ्ट आयरन बार ले लो या स्टील ले लो, उसको इसमें डाल करके और उस पर कॉइलिंग कर दी। अब कॉइलिंग कर दी तो वहां पे कॉइलिंग करने पे क्या हुआ, जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जैसे ही कंडक्शन हुआ और जैसे ही फ्लो करना स्टार्ट हुए, तो यार देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनने लग जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिज्म भी जनरेट होगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही जनरेट होंगी तो ये जो आपने यहाँ पर जो मेटल यूज की है
वो कैसे रिएक्ट करने लग जाएगी, एक मैग्नेट की तरह रिएक्ट करने लग जाएगी, और ये पूरा जो सेटअप है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसका यूज हम बहुत जगहों पे करते हैं। चलो देखते हैं कि कहां कहां पर करते हैं। सबसे पहले, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट फ्लो कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक स्टील रॉड, सॉफ्ट आयरन etc. When placed inside the coil, magnet so produce is called electromagnet. Means कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हमें स्ट्रांगली जनरेट करनी है तो हम ज्यादा सा करंट फ्लो करवा दें। ये अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़ते हुए आए हैं। तो ज्यादा सा इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करवा दें, और हम ऐसा सेटअप कर दें कि वहां पर हम कोई आयरन बार लगा दें या कोई स्टील की रॉड लगा दें कॉइल के अंदर, उसको लपेट करके इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएं। तो ऐसे में क्या होता है, ये पूरा सेटअप जो है तैयार हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिज्म भी देखा जा रहा है, तो दोनों क्या मिल करके बना देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बात करते हैं कि does an electromagnet consist of many tons of insulated copper wire bound over a soft iron core or horseshoe magnet। horseshoe magnet तुमने देखी है ना, 6, 7, 8, 9 में खूब पढ़ी होगी। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ मेनी टन्स, ये बहुत सारे टन्स में जो है इसको कॉइल कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है, और ये ऐसे ऐसे बिहेव करने लग जाती है जैसे एक कोई हॉर्सशो मैग्नेट हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा मैग्नेट टाइप हो। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं कि जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, जो पीछे तुमने देखी इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। तो वो कुछ 3 बातों पे डिपेंड करती है। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे ना कि सोलेनॉइड जो है, जब आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाया जाएगा तो वो किन बातों पे डिपेंड करता है, ऐसे ही यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये भी कुल 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कितने आपने टर्न दिए हैं उस कॉइल में। ये बात समझ पा रहे हो अब तो तुम, इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जिनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी अच्छे से प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी अच्छे से बनेंगी, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। करंट फ्लो इन दी कॉइल, जो करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेंथ ऑफ द एयर गैप बिटवीन द पोल्स, पोल्स मतलब क्या, पोल्स मतलब ये जो पोल है P और Q, जो ये पोल है, और साउथ कैसे होता है, नॉर्थ कैसे होता है, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज होता है अगर करंट, ठीक है। आई होप याद कर लिया होगा। तो साउथ तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ होता है, ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ होता है। तो यहाँ पर 2 पोल है, दोनों पोल के बीच में जो गैप है, ठीक है, दोनों पोल के बीच में जो एयर गैप है, देखो क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल्स। कि पोल के बीच में जितनी ज्यादा भैया डिस्टेंस रखोगे तुम, आर जितनी ज्यादा होगी, बी तुम्हें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उतनी ही कम जनरेट होगी, स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो वही है कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। पोल के बीच की जो दूरी है r, वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऐसे ही कॉइल के बीच में भी जो दूरी है, कॉइल बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट बुलेट। फिल्मों में देखा गोलियां लग जाती हैं, चाकू से ही निकाल डाला, तो मतलब वो तो अलग ही चल रही है कहानी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है जो बुलेट्स होती हैं बॉडी में अगर लग गई है तो निकालने के लिए, डिफेंस वगैरह में भी यूज किया जाता है ये, और ज्यादातर मेडिकल लाइन में इसको यूज करते हैं। टू लिफ्ट बिग मशीन, ज्यादा बड़ी बहुत भारी मशीन को उठाने के लिए करते हैं। एंड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करते ही होंगे, ठीक है। तुम समझ पा रहे हो, तुमने कभी कभी शैतानी की होगी, खोल कर देखा, अंदर से मैग्नेट भी निकल रही है, अंदर से वायरिंग भी निकल रही है। तुमने देखा होगा कि बिग मशीन्स बनी होती हैं आयरन वगैरह से, बहुत बड़ी है, कैसे उठाया जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। बुलेट क्यों निकलेगी, क्योंकि वो मेटल की बनी हुई है, तो उससे क्या होगी, अट्रैक्ट होगी और निकल कर आ जाएगी। लार्ज वैल्यू ऑफ, यहां पर दिया होगा लार्ज वैल्यू ऑफ एन होगा यहाँ पे, ये म्यू आर है, म्यू आर। लार्ज वैल्यू ऑफ म्यू आर एन एंड आई कैन प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ये तो हम सब समझ चुके हैं, हम सबको पता है कि बी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और I के भी होता है। जब ये हम साइन हटाते हैं तो आता है म्यू आर एन आई, आ जाता है ना रिलेटिव परमेबिलिटी। तो हमें पता है कि जैसे जैसे ये चीजें ज्यादा होंगी n और I, और मीडियम वो बात की बात है, वो 12th में पढ़ोगे, उस पर मत जाओ भी परमेबिलिटी पे। n और I जितना ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर बेटर देन परमानेंट मैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो ऐसी मैग्नेट होती है जिनके पास में खुद से ही प्रॉपर्टी है, वो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी है, वो खुद ही से ही मैग्नेटिज्म रखती हैं। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उनको तो अरेंजमेंट है, वो पूरा बनाया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, इसको अभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं, पहले तुम ये समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम बड़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से, दूरी ज्यादा कर दी तो स्ट्रेंथ कम, दूरी कम कर दी तो स्ट्रेंथ ज्यादा, फ्लो ऑफ करंट बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खूब दूर दूर तक होंगी। इसका मतलब जब खूब दूर से दूर दूर तक निकलेंगी मैग्नेटिक एमएफएल्स तो क्या होगा कि ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी। तो ये हमारे हाथ में है, बट इसमें ये नहीं होता है, ये अपना कहते नहीं है ओरिजिनली ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं। तो होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो बेटर होती है परमानेंट मैग्नेट से। वही बात है जिसको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं आगे पीछे, वो ज्यादा बेटर है रादर देन की जो फिक्स हो जाए। तो आगे पढ़ो। एज देयर स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल्ड बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो हम चेंजिंग ऑफ द जो टर्न्स हैं, टर्न के चेंज, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम चेंज कर दें तो उसकी स्ट्रेंथ भी चेंज हो रही है, बढ़ा घटा सकते हैं, करंट फ्लो बढ़ा घटा सकते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। परमानेंट मैग्नेट आर यूजुअली मेड अप ऑफ सम एलॉयज ऑफ स्टील, स्टील के कुछ एलॉयज से मिलकर के बनी हुई होती है, बिकॉज परमानेंट मैग्नेट मेड फ्रॉम एलॉयज आर वेरी स्ट्रॉन्ग देन दोज मेड फ्रॉम ऑर्डिनरी स्टील। ये लिखा है कि जो आपकी परमानेंट मैग्नेट होती हैं वो कुछ एलॉय से मिलकर के बनी होती हैं, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू अदर जो स्टील वगैरह से नॉर्मल बनी हुई होती हैं। बट अगर दोनों में कंपैरिजन करवाया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में, तो इन दोनों में भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट ही ज्यादा अच्छी होती है। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, एक डिफरेंस देख लेते हैं छोटा सा, और इस डिफरेंस से हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है अगर लिखने को आ जाए, और अगर परमानेंट मैग्नेट आ जाए तो हम लिख सकते हैं। ऑल्दो परमानेंट मैग्नेट जो है आप क्लास 12th में पढ़ोगे, फेरोमैग्नेट और ये डायामैग्नेट, ये सारी चीजें आप क्लास 12th में पढ़ोगे, बट एक छोटा सा कहते नहीं है कि आपको थोड़ा सा ग्लिम्स मिलने चाहिए यहाँ पर भी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड फ्रॉम अ कॉइल ऑफ वायर विच एक्ट एज मैग्नेट, जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। परमानेंट मैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है मेड ऑफ मटेरियल दैट इज मैग्नेटाइज्ड एंड क्रिएट इट्स ओन परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये पहले से ही मैग्नेटाइज्ड होती है, ये अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, पहले से ही होती है क्योंकि इसके पास में, तो वही लिखा है फ्रॉम अ मटेरियल दैट इज, ये इस तरीके के मटेरियल से बनी हुई होती है, और इस तरीके के मटेरियल से बनी होती है कि ये खुद ही से पहले से मैग्नेटाइज होती है और क्रिएट करती है अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये अरेंजमेंट होता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली डिस्प्लेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेट केबल और केबल, इलेक्ट्रोमैग्नेट केबल और केबल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, दिखाता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड थ्रू इट, जब इसको इलेक्ट्रिक करंट भैया दिया जाता है, शॉक दिया जाता है, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट एट ऑल टाइम इन अ परमानेंट मैग्नेट। देखो एक तुमने अरेंजमेंट बनाया जिसमें तुमने कॉइलिंग कर दी है, तुमने स्टील बार भी लगा दी, तुमने आयरन रॉड भी लगा दी है, जो भी तुम्हें मन में आया वो तुमने, जो तुम्हारी इच्छा हुई तुमने लगा दी, तुमने पूरा अरेंजमेंट कर दिया। क्या उस टाइम पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्या उस टाइम पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो चलो वो हो जाएगी, तुम कह सकते हो कि मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन क्या तब उस टाइम पर एमएफएल प्रोड्यूस हो रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? नहीं, जब तक तुम फ्लो नहीं करवाओगे तब तक एमएफएल नहीं प्रोड्यूस होंगी। बट परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, ये हमेशा हर टाइम ये एग्जिस्ट करती है ऑल टाइम प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता ही रहता है। ये तब शो करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब इसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाए। अगला देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी एडजस्टेड बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलाउड टू फ्लो ऑन इनटू इट। इसमें जितना जो आपका करंट है, जितना ज्यादा उसमें फ्लो करवाओगे उतनी ज्यादा अच्छी यहाँ पे स्ट्रेंथ हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। जबकि परमानेंट मैग्नेट में स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि आपने मटेरियल क्या यूज किया है उसको बनाने के लिए, क्रिएशन के लिए, क्रिएट करते टाइम आपने कैसा मटेरियल यूज किया है, ठीक है, तो वो डिसाइड कर देगा कि वो परमानेंट मैग्नेट कितनी अच्छी है। तो बढ़िया था टॉपिक। आज हमने कितनी चीजों को कवर किया बच्चा? आज हमने पढ़ा
कि हमारा जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या होता है, समझ गए। फिर हमने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक तो डीसी और एक एसी। इसकी कहानी किसी दिन डिस्कस करेंगे, कैसे आया ये। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर हमने पढ़ा कि ये किस पे डिपेंड करता है, किन 3 बातों पे बचा। और फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। आज हम इतना ही रखते हैं और ये चैप्टर हो गया है फिनिश, ठीक है। बाकी आपके क्लास 10 के लिए जितने टॉपिक्स थे मैंने सब करवा दिए हैं और यहाँ से आपको सब कुछ मिल भी जाएगा। सारा आपका एग्जाम में आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हो गए हैं। बचते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, वो हम करेंगे वीडियोस में कवर अलग से, ठीक है, जिसमें आपके पीवाईक्यू रहेंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रहेंगे। ओके, तो ठीक है, फिर सत्या शिक्षा 9-10 आपको ध्यान होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करो जा करके। नए बच्चे हो अगर तो, पुराने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होगा आई होप। वीडियो क्लास जब आपको अच्छी लगती है, जब आपको समझ आ जाता है सब कुछ, तो लाइक कर दिया करो। और जब आप लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है, तो इससे मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, ठीक है। जैसे तुम्हें मोटिवेशन चाहिए वैसे मैम को भी चाहिए। तो अभी चलते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।